हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित सभी टॉपिक कवर करा जाते हैं। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है। ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चनों को कवर किया था। इसमें 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। याद रखिएगा कि रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एपी कल्चर। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि एपी कल्चर जो होता है ये किससे संबंधित होता है, तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। एपी कल्चर जो होता है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। और क्या पूछा जाता है कि वीटी कल्चर किससे संबंधित है, तो वीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित होता है। वीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको तो याद रखिएगा कि वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो वर्मी कल्चर जो है ये केंचुए से संबंधित है। तो याद रखिएगा केंचुए से कौन सा संबंधित है, तो केंचुए से वर्मी कल्चर संबंधित है। तो ये पांचों आप याद रखिएगा कि रेशम के कीड़ों का पालन किस में होता है, तो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर याद रखिएगा, सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है। और उसके बाद एपी कल्चर में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। और वीटी कल्चर किससे संबंधित है, वीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है। और वर्मी कल्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्मी कल्चर ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो वर्मी कल्चर केंचुओं से संबंधित है। और केंचुओं को किसानों का क्या कहा जाता है, तो केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित होती है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित होती है तो पृथ्वी पर उसका वजन यानी भार बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका भार बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप समझिए कि अगर कोई वस्तु है उसका अगर मून पर यानी चंद्रमा पर जितना भी वजन होगा, अगर उसी वस्तु को अर्थ पे यानी पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसके वजन में वृद्धि हो जाती है। तो देखिएगा कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर जब लाई जाती है, स्थानांतरित की जाती है, तो उसके वजन में वृद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, सबसे पहला नियम है, वो जड़त्व की व्याख्या करता है। प्रथम नियम है जड़त्व के नियम के बारे में न्यूटन ने बताया है। तो जड़त्व के नियम क्या होता है फ्रेंड्स, तो जड़त्व के नियम में उन्होंने ये बताया था कि यदि कोई वस्तु जो विराम अवस्था में है, किस अवस्था में, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगता, तब तक वो वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि आप समझिए कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक से जब चलती है तो आप क्या होते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं, पीछे की ओर धक्का लगता है आपका। तो ये इस जड़त्व के नियम में यही इन्होंने कहा है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में बैठी है, विराम अवस्था में है, तो हमेशा विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, इन्होंने 3 नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। वो 3 नियम कौन से, वो आपको बार बार कन्फ्यूज़ करते होंगे, तो मैं उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देता हूँ। तो ट्रिक ये है फ्रेंड्स, जड़ से क्रिया। तो इसको याद रखिएगा, इस लाइन को, जड़ से क्रिया। प्रथम जो नियम दिया था उन्होंने, पहला नियम था वो जड़ से क्या हो जाएगा, जड़त्व, यानी जड़त्व का नियम। याद रखिएगा, पहला जो नियम था वो जड़त्व का नियम था। दूसरा जो नियम दिया था उन्होंने संवेग से संबंधित था, यानी संवेग का नियम था वो संवेग। ठीक है फ्रेंड, जड़ से हो जाएगा जड़त्व, से हो जाएगा संवेग, और क्रिया से हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरा नियम कौन सा था उनका, तो तीसरा नियम जो था क्रिया प्रतिक्रिया। तो याद रखिए क्रिया प्रतिक्रिया। तो जड़ से जो संबंधित है, जड़त्व का जो नियम था उसमें मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु
जो विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई इस पर बाहरी बल कार्य नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, ये जड़त्व के नियम में कहा गया था। और दूसरा जो है संवेग का नियम, उन्होंने संवेग के नियम में क्या कहा था? संवेग का नियम का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि क्रिकेट में जो खिलाड़ी होता है और जब बॉल को कैच करता है, बॉल पकड़ता है, तो अपना हाथ क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है। तो वो किस नियम का पालन करता है? तो संवेग का नियम का पालन करता है। तो याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है यही है कि खिलाड़ी जो क्रिकेट में बॉल को कैच करता है तो अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। और तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका क्या एग्जाम्पल है? तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जब बंदूक चलाई जाती है, गन देखा होगा आपने, जब गन चलाई जाती है तो जब उसमें से गोली निकलती है तो फिर आपका जो बंदूक होता है वो पीछे की ओर धक्का, यानी पीछे की ओर धक्का लगता है आपको। तो वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसका एक और एग्जांपल है कि जब कुएं में से पानी निकाला जाता है रस्सी में, बाल्टी में रस्सी बांधकर, और जब खींच रहे होते हैं बाल्टी को और अचानक से रस्सी टूट जाती है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो वहाँ पर भी कौन सा नियम कार्य करता है? तो वहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। तो ये तीनों नियम आप याद रखिएगा। जड़ से क्रिया, जड़ से हो जाएगा जड़त्व का नियम, से हो जाएगा संवेग का नियम, और तीसरा जो है क्रिया से हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों नियम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, रंगीन टीवी किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनाता है? तो याद रखिएगा, रंगीन टीवी जो होता है वो नीला, हरा और लाल, इन तीनों के संयोग से रंगीन चित्र बनाता है, यानी इन तीनों के मिक्सचर से ही वो रंगीन चित्र बनाता है टीवी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक रंग भी जो होते हैं वो नीला, हरा और लाल, ये तीनों लाल ही प्राथमिक रंग होते हैं, यानी प्राइमरी कलर कहा जाता है इनको। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो होता है नीला, हरा और लाल, ये तीनों को याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन है, खून की कमी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जब खून की कमी हो जाती है हमारे अंदर तो उसको एनीमिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। और खून के अध्ययन को, यानी कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा कि ब्लड के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमाटोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्लड के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? मधुमेह क्या होता है फ्रेंड्स? मधुमेह जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को मधुमेह कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, यानी इसको कौन कंट्रोल करके रखता है हमारे शरीर में? तो याद रखिएगा, इंसुलिन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है, इंसुलिन। तो मधुमेह किसके द्वारा संतुलित होता है? तो मधुमेह इंसुलिन के द्वारा संतुलित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि शुगर किसके द्वारा संतुलित होता है, यानी कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तो वो इंसुलिन के द्वारा। इसकी खोज किसने की थी फ्रेंड्स? इसकी खोज की थी बैटिंग ने। याद रखिएगा, किसकी खोज? बैटिंग ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? 13 फरवरी 2012 से यूएन ने इसको मनाना स्टार्ट किया था, और अब हर साल 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मधुमेह से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों, मधुमेह यानी कि शुगर से जो प्रभावित होता है तो कौन सा प्रभावित होता है अंग फ्रेंड्स? तो मधुमेह से अग्नाशय यानी पैनक्रियाज प्रभावित होता है। इसको याद रखिएगा, मधुमेह से कौन सा अंग प्रभावित होता है मेरे शरीर का? तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज प्रभावित होता है। और फ्रेंड्स, ये पैनक्रियाज क्या होता है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पैनक्रियाज जो है ये इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मिश्रित ग्रंथि
कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में तीन प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। कौन सी ग्रंथि होती है तीनों? तो पहला जो होता है उसको अंतस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पहला जो है उसको अंतस्रावी ग्रंथि, दूसरा जो होता है उसको ब्राहा ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राहा ग्रंथि। और तीसरा जो होता है वो मिश्रित ग्रंथि होता है। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा जो होता है वो मिश्रित यानी मिक्सचर ग्रंथि होता है। तो मिक्सचर ग्रंथि कौन सा होता है? यानी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होता है। ये हमारे शरीर में एक ही ऐसा अंग है जो कि मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय। तो याद रखिएगा, पैनक्रियाज जो है इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और मधुमेह से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? यानी शुगर, जब डायबिटीज हो जाता है तो उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? अग्नाशय ही यानी पैनक्रियाज ही हो। क्वेश्चन पे, द्रवों की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, द्रवों की बूंद की आकृति गोलाकार होने का मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बूंदें होती है वो गोल क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ, जैसे कि आपको पता है, हीरा होता है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। फ्रेंड्स, इसमें मैं ये क्वेश्चन जो चला रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो लेकर आया हूँ मैं, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछे ही जाने वाले क्वेश्चन है। और इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ मैं इनसे रिलेटेड, उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। और हीरा किसका रूप होता है? तो याद रखिए, हीरा कार्बन का अवरूप होता है। किसका अवरूप होता है? तो हीरा कार्बन का अवरूप होता है। ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन का अवरूप के उदाहरण बताओ। तो हीरा इसका एक एग्जाम्पल है, कार्बन का अवरूप। ठीक है फ्रेंड्स, को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा, चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। और जो साइकिल चलाया जाता है, साइकिल चलाते समय कौन सी ऊर्जा काम करती है? कौन? तो उस समय याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी ऊर्जा कार्य करती है? तो साइकिल चलाते समय गतिज ऊर्जा कार्य करती है। और चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है? तो फ्रेंड्स, बायोगैस का सबसे इम्पोर्टेंट घटक जो है वो मीथेन होता है। मीथेन गैस, ये बायोगैस का सबसे इम्पोर्टेंट घटक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था पहले वाली वीडियो में कि इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? CH4। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ से रिलीज़ होता है? तो मैंने इसको भी बताया था कि ये धान के खेतों से सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है धान के खेतों से। तो इसको भी याद रखिएगा कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है इसका वो CH4 होता है। और सबसे ज़्यादा ये रिलीज़ कहाँ से होता है? तो धान के खेतों से रिलीज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 38वां क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो याद रखिएगा, अम्ल वर्षा जो होती है, एसिड रेन, वो किस कारण होती है? तो SO2। SO2 का पूरा नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, SO2 का फुल फॉर्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस होती है। अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्रोमीन जो होता है ये हैलोजन वर्ग का होता है। आपको जैसे पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्ग होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। और जो हैलोजन का ग्रुप होता है वो 70वें नंबर का होता है। और ब्रोमीन जो है ये 70वें नंबर के ग्रुप में ही आता है। तो ब्रोमीन किस वर्ग में आता है? तो हैलोजन में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और जो 18वां वर्ग होता है, सबसे लास्ट वर्ग होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको शून्य गैस भी कहा जाता है।
याद रखिएगा, इसको शून्य गैस भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपको जैसे कि पता होगा कि ये पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड और कितने ग्रुप होते हैं, तो टोटल 7 पीरियड होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं फ्रेंड्स, और तो ग्रुप होते हैं 18। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 40वां क्वेश्चन। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है। इसको याद रखिएगा, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 41वां क्वेश्चन है, पित्त कहाँ पर बनता है? दोस्तों पित्त जो होता है ये लीवर यानी कि यकृत में बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, पित्त यकृत यानी लीवर में बनता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोरेज ये जो होता है ये पित्ताशय में स्टोरेज होता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि ये बनता तो लीवर में है यानी यकृत में बनता है, और जमा कहाँ पर होता है? तो स्टोरेज होता है जाके पित्ताशय में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स कुनैन जो होता है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन का यूज़ कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो कुनैन का यूज़ कैंसर के इलाज के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के खट्टा होने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स दूध क्यों खट्टा हो जाता है? क्योंकि दूध में बैक्टीरिया आ जाता है। तो बैक्टीरिया के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। फ्रेंड्स कौन सा बैक्टीरिया आता है? तो लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि दूध के खट्टा होने का मुख्य कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लैक्टोबैसिलस दूध के खट्टा होने का मुख्य कारण लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया है। और एक और पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि दूध की शुद्धता नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड्स दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है दूध की शुद्धता नापने के लिए। और दूध से जो दही बनता है यानी खट्टा हो जाता है दूध, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो मैंने आपको अभी बताया कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो फ्रेंड नाइट्रोजन। आपको सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है ये हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 78%। और दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन है। ये कितना परसेंट है? तो ये 21% है, इसको भी याद रखिएगा। और थर्ड नंबर पे आर्गन आता है जो कि 0.93% है। तो एग्जाम में बस इन्हीं तीनों गैसों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 78%, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है 21%, फिर तीसरे नंबर पे आर्गन आता है 0.93%। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? दोस्तों शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 46वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 46वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज जो है जे प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले के द्वारा कब की गई थी? 1772 में। इस ईयर भी याद रखिएगा, ईयर भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जे प्रिस्टले ने की थी। किस वर्ष में की थी? तो 1772 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो चांदी को पीरियोडिक टेबल में Ag के रूप में दर्शाया जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 47 होता है। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखिएगा कि इसका जो रासायनिक प्रतीक है वो Ag है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 47
होता है और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? दोस्तों कैल्शियम जो है ये हड्डियों में भी पाया जाता है और सीमेंट में भी पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि हड्डी और सीमेंट में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो समान रूप से पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। ये हड्डियों में और सीमेंट दोनों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर का, मशरूम क्या है? तो फ्रेंड्स मशरूम जो होता है ये कवक होता है यानी फंजाई होता है। याद रखिएगा मशरूम क्या है? तो मशरूम आपने देखा होगा फूल टाइप का होता है बड़ा सा, जिसकी सब्जी भी बनती है। तो मशरूम जो है ये क्या है? तो मशरूम एक कवक होता है, कवक का रूप होता है। तो इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो कवक के अध्ययन को याद रखिएगा माइटोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, को याद रखिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और ये मशरूम का रूप, मशरूम जो होता है कवक का ही रूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है फ्रेंड्स? तो लाल रक्त कण जो होता है ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नष्ट कहाँ पर होते हैं यानी कहाँ पे इनकी मृत्यु होती है? तो वो भी याद रखिएगा कि स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? तो ये स्प्लीन यानी कि हिंदी में इसको प्लीहा कहा जाता है। प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है यानी प्लीहा में ख़त्म हो जाते हैं लाल रक्त कण। और इनका जीवन काल कितने से कितने दिन का होता है फ्रेंड्स? तो इनका जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन के बीच होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। लाल रक्त कण इनको क्या कहा जाता है? तो इनको आरबीसी भी कहा जाता है यानी रेड ब्लड सेल्स। और एक दूसरा होता है वो क्या होता है? तो वो डब्ल्यूबीसी होता है यानी वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो इसको भी याद रखिएगा। इनका जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स? तो इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले जो ब्लड होते हैं वो इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी जो होता है इनका कार्यकाल 2 से 4 दिन का होता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे आज की इस वीडियो के 50 क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कवर हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसको दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।